करना क्या है वो समझिएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है चीजों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में चीजों को डिवाइड करना। तो ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मुझे अपने आसपास, मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं, मुझे उसको डिवाइड करना है आइदर इनटू प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। के प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में मुझे उन्हें अलग अलग क्लासिफाई करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। तो देखिएगा, अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि हम ऐसा लेकर चलते हैं कि मेरे आसपास मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। अगर मान लो ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो क्या है। तो इन्होंने जो चीजें ले रखी हैं मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर, जो हमारे आसपास जो थिंग्स हैं वो क्या है। ये है पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 24 क्वेश्चन 2। सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर, some of the things around us are uh, tap water, milk, ऐसे लिख रहा हूँ, tap water, milk। फिर हमने देखा कि घरों में जो वॉशरूम है, वॉशरूम में नैपकिन बॉल्स हम यूज करते हैं। जो सर्दियों के कपड़ों को हम रखने के काम आती है, वहां पर भी नैपकिन बॉल्स यूज करते हैं। टैप वाटर, मिल्क, नैपकिन बॉल्स, सोडियम क्लोराइड हमारी किचन में मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है एयर, और हमारे आसपास क्या है? एयर है। नकली बॉल, सोडियम क्लोराइड, फिर एयर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के जो किसी भी तरीके की, अगर हम गले में चेन पहनते हैं या ईयर रिंग्स पहनते हैं या कुछ भी, अगर हम कुछ कड़ा वगैरह पहनते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। हाँ जी, मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस अनमोल, सर। अनमोल मेरी आवाज आ रही है? अनमोल मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अनमोल को शायद आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो टैप वाटर, मिल्क, नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड, एयर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आइसक्रीम, आइसक्रीम, स्टील, आइसक्रीम, स्टील, डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड, स्टील, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड और स्टील। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस दे रखे हैं कि जो मुझे हमारे आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी चीजें ले रखी हैं, आप भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं आप कि मुझे अपने आसपास क्या क्या चीजें दिखाई देती है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो मुझे ये ग्रुप करना है, मुझे अलग से बताना है कि इनमें प्योर सब्सटेंस कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस इसको तो बोल देंगे कैपिटल पी। और जो मिक्सचर है, इसको बोल देंगे कैपिटल एम। समझ में आ गया सभी को?
अब जरा मुझे बताइए कि वाटर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा? टैप वाटर, टैप वाटर जो हम घर में जो टैप वाटर यूज करते हैं वॉशरूम में जो हम या किचन में जो हम पानी यूज करते हैं वो टैप वाटर होता है। तो टैप वाटर को मैं क्या बोलूंगा, मिक्सचर बोलूंगा या फिर मैं प्योर सब्सटेंस बोलूंगा, बताइए। सर मिक्सचर। मिक्सचर होगा, इसका रीजन क्या है, रीजन बताएंगे। सर मिनरल्स होते हैं। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम भी होगा, उसके अंदर मैग्नीशियम भी होगा और भी तरह तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। तो टैप वाटर हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, फिर मिल्क के बारे में बताइए, मिल्क क्या होगा? ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ, नोट्स में मेंशन कर रखा है कि जैसे मिक्सचर है तो मिक्सचर के कम से कम 10-12 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। बताइए मिल्क क्या होगा? मिक्सचर। मिल्क भी मिक्सचर होगा। मिल्क मिक्सचर किस तरीके से होगा? हमने ये कहा कि मिल्क के अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होता है और आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और वाटर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम ये कहेंगे मिल्क इज आल्सो मिक्सचर। फिर बताइए नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है? तो मिक्सचर के लिए मैं बोल रहा हूँ एम, मैंने बोल दिया एम। नैप्थलीन बॉल्स बताइए क्या होगा? बोलो। प्योर सब्सटेंस। नैप्थलीन बॉल्स होंगी प्योर सब्सटेंस। उसका रीजन क्या है कि जो नैप्थलीन बॉल्स है, नैप्थलीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन फॉलो करता है कि अगर मैं इसको जरा सा भी गर्म करूँ ना तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगा, ये सीधा का सीधा इवापोरेट हो जाएगा। तो नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो होगी हमारी प्योर सब्सटेंस। तो इसको मैं बोल दूंगा कैपिटल पी, प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड बताइए क्या होगा? सर प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड भी प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन के अलावा बाकी कुछ नहीं होगा और सोडियम और क्लोरीन भी का भी मिक्सचर नहीं होता। सोडियम और क्लोरीन भी एक फिक्स कॉम्पोजिशन में एक दूसरे से मिलते हैं और उनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि सोडियम क्लोराइड जो है इट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ये हो गया कैपिटल P, प्योर सब्सटेंस। एयर बताइए, एयर क्या होगा? मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ये आप जानते ही हैं। तो एयर हो गया मिक्सचर। गोल्ड ऑर्नामेंट्स बताइए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। मिक्सचर। गोल्ड क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा? गोल्ड क्या होगा, सिर्फ गोल्ड। प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल सही। अगर मैं सिर्फ गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा गोल्ड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स बना दें, ठीक है, अगर सिर्फ हम गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स बना दें तो वो ऑर्नामेंट्स जो है वो मजबूत नहीं होंगे। हम ये जानते हैं कि अगर मैं गोल्ड में किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी मिला देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड में थोड़ा सा ब्रास मिक्स कर दिया या थोड़ा सा जिंक मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, गोल्ड की मजबूती बन जाती है, गोल्ड मजबूत हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ईयर रिंग्स, जो लेडीज कान में ईयर रिंग्स पहनती है, तो ईयर रिंग्स क्या होते हैं कि ईयर रिंग्स में अगर हम थोड़ा बहुत ताकत लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी जाती है, कुछ ब्रास या जिंक मिला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि गोल्ड की थोड़ी सी मजबूती बढ़ जाती है, गोल्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो आसानी से टूटेगा या मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए अगर मैं सिर्फ गोल्ड की बात करता, तो अगर सिर्फ गोल्ड की बात करी जाती तो गोल्ड तो होता प्योर सब्सटेंस, लेकिन बात करी जाती है गोल्ड के ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, जैसे ईयर रिंग्स होते हैं, हाथों के कंगन होते हैं या गले की चेन होती है, तो उसको हम बोलते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स में हमेशा गोल्ड में कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाता है। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज अ मिक्सचर, लेकिन सिर्फ गोल्ड की बात करते हैं तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये तो मिक्सचर हो गया। उसके बाद बताइए आइसक्रीम। मिक्सचर। आइसक्रीम इज अ मिक्सचर। फिर बताइए स्टील, स्टील बताइए। मिक्सचर। स्टील भी मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें आयरन के साथ में कोबाल्ट और निकल ये भी ऐड करा जाता है, तो स्टील भी एक मिक्सचर होता है। फिर बताइए डिस्टिल्ड वाटर। सर प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल सही, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके के सॉल्ट मिनरल्स नहीं होते, तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। उसके बाद बात करेंगे डायमंड की। डायमंड बताइए क्या प्योर होता है? सब्सटेंस।
डायमंड होगा Pure substance. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बताइए स्टीम क्या होगा? स्टीम, Pure substance. स्टीम भी एक प्योर सब्सटेंस होगा। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था कि एग्जांपल मुझे खुद अपने आसपास के लेने हैं कि मेरे आसपास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैं उनको सेग्रीगेट करूंगा इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इनटू मिक्सचर्स। फिर उसके बाद अब एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट है पेज नंबर 28, 29 एंड 30। तो पेज नंबर 28 पर आइए आप और क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 28, 29 और 30। अब इसका मतलब क्या है कि अब चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस नहीं है, अब हम लास्ट के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। ये है पेज नंबर 28, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. 28 और फिर पेज नंबर 28 के ये क्वेश्चंस देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, देन फिर इधर है क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दिस इज ऑन पेज नंबर 29। तो अब मैं लास्ट की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब मैं लास्ट की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो जो इस चैप्टर की लास्ट की एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है which separation technique will you apply for the separation of the following? अब आप मुझे खुद बताइएगा और कोई भी बच्चा चिल्लाएगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा ना सिर्फ वही बच्चा बताएगा। हमें क्या बताना है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। which separation technique will you apply for the separation of the following? For the separation of the following. फर्स्ट पार्ट है सोडियम क्लोराइड from its solution in water, from its solution in water। अच्छा अक्षर तुम बताओ कि सोडियम क्लोराइड का अगर एक सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। नमक को अगर मैंने पानी में घोल रखा है तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर सॉल्ट को और वाटर को दोनों को अलग अलग करना हो तो मैं कौन सी टेक्निक अप्लाई करूंगा इसमें? सर डिस्टिलेशन। कौन सा? सर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यूज करेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब ध्यान से पढ़ना दोबारा से। Which separation technique will you apply for the separation of the following? सोडियम क्लोराइड from its solution in water। कि सोडियम क्लोराइड बस नमक को अलग करना है, पानी जाए बाहर में, मुझे पानी से कोई मतलब नहीं। I want to इवेपोरेशन। बस सीधा। हमसे क्या पूछा गया? इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे वाटर भी चाहिए, इन्होंने ये बोला है which separation technique will you apply for the separation of the following? सोडियम क्लोराइड from its solution in water। सोडियम क्लोराइड को वाटर में से सेपरेट करना है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को करना है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन। सर ये क्रिस्टलाइजेशन से भी तो हो सकता है। बेटा देखिए हो सकता है, लेकिन हमको इन्होंने ये बोला है कि जैसे उसने भी बताया कि भाई ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर मैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और वाटर दोनों को अलग अलग करना चाहूँ तो ये डिस्टिलेशन से भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन हम क्या चाहते हैं, इन्होंने बोला कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड को निकालना है, पानी को अलग नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए।
पानी जाता हो पानी चला जाए तो फिर तो इवेपोरेशन से भी हो जाएगा ना। सर क्रिस्टलाइजेशन में लास्ट में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स ही तो बचेंगे, तो वो तो पानी। बचेंगे, वो तो मैंने मान लिया, लेकिन उसमें पानी भी तो अलग इकट्ठा हो जाता है ना, हमारे पास पानी भी आ जाता है। नहीं आ गया सर, समझ आ गया। तो देखिएगा, अब बी पार्ट है इसका अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है इसमें अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride। ये बताइए दिव्यांशी, बताइए कि मेरे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में मैंने क्या ऐड कर रखा है, मैंने दो चीजें ऐड कर रखी हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड ऐड कर रखा है और एक अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रखा है। ये दो चीजें ऐड कर रखी हैं और इन दोनों चीजों में से मुझे सिर्फ अमोनियम क्लोराइड बाहर चाहिए, तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा बताएंगे? बताओ सोचकर। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, और दोनों ही सॉलिड हैं, सोडियम क्लोराइड भी और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो नमक हो गया। दिव्यांशी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो भी सॉलिड है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी सॉलिड है। तो सेपरेट करने के लिए जो अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, बता सकते हैं? चलो सर क्रिस्टलाइजेशन या फिल्ट्रेशन? बेटा देखो फिल्ट्रेशन इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि दोनों सर के दोनों सॉलिड है। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन सर किस चीज का? क्रिस्टलाइजेशन? देखिए क्रिस्टलाइजेशन काम नहीं आएगा इसमें, मैं बता तो हूँ। क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास जो ये सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो क्रिस्टलाइजेशन में मेरे पास कुछ ना कुछ लिक्विड में होनी चाहिए चीज। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड है और सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है। तो जब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को अलग करना है, तो मैं ये जानता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, कि जब मैं गर्म करता हूँ तो सीधा इसके वेपर्स बन जाते हैं। तो वेपर्स को मैं रिकलेक्ट करके वापस अमोनियम क्लोराइड बना सकता हूँ। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? जैसे फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले के लिए इवेपोरेशन था, सर सब्लिमेशन? बिल्कुल सही। सेकंड वाले के लिए सब्लिमेशन, क्योंकि मैंने देख लिया ना कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, इसको गर्म करते हैं तो इसका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि सीधा सीधा ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके वेपर्स को कंडेंस करके मैं वापस अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन कर सकता हूँ। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, small pieces of metal in the engine oil of a car, in the engine oil of a car। अनिकेत बताओ जरा। सर स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन सर द मैं इंजन ऑयल ऑफ अ कार। मैं इंजन ऑयल, एक कार का इंजन ऑयल है और इंजन ऑयल के अंदर मेटल के छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो गलती से मिक्सअप हो गए हैं, तो मैं वो जो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल है उसको इंजन ऑयल से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो क्या तरीका अपनाएंगे? सर मैं बताऊं? बताइए।
filtration. फिल्ट्रेशन बिल्कुल बेस्ट मेथड है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई फिल्टर पेपर लगाकर, कोई छन्नी लेकर अगर मैं उसमें से इंजन ऑयल को ऐसे डाल दूंगा तो इंजन ऑयल तो फिल्टर आउट होकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो भी उसमें सॉलिड चीजें बचेगी वो फिल्टर पेपर पर ऊपर आ जाएंगी। सर हाँ जी, सर सब्लिमेशन भी तो यूज कर सकते हैं। सब्लिमेशन कैसे यूज करोगे? जैसे हमारे पास इंजन ऑयल है तो इंजन ऑयल तो लिक्विड होता है, सब्लिमेशन तो सॉलिड का होता है ना। और सर जो नहीं, सब्लिमेशन तो सॉलिड और लिक्विड में होता है ना। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? सब्लिमेशन का मतलब तो ये होता है कि जहां पर मैं किसी सॉलिड को गर्म करता हूँ और सॉलिड सीधा इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओ सर वो सॉरी डीकेंटेशन था, वो डीकेंटेशन। क्या? थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा लिक्विड करके दूसरे कंटेनर में डालते हैं सर। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। सर कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। सर सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं और फिर वो मिलाते रहते हैं, वो घुलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो घुलना बंद कर देता है, तो हम ये कहते हैं कि अब ये जो लिक्विड है ना ये सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेशन पर पहुंच गया है। तो saturation is that condition when no further solute can be added into a solvent. जब किसी सॉल्यूट को मैं अब किसी सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर सकता, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए हमने शुगर ली और शुगर को हम पानी में मिलाते चले गए, घोलते चले गए, वो घुलता गया, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद आकर क्या होता है कि शुगर जो है वो पानी में घुलना बंद कर देता है। तो उस एक्सटेंट को, उस पोजीशन को, उस इंस्टेंट को मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारे पास पोजीशन आ गई कौन सी? सैचुरेशन, कि वो सैचुरेट हो गया। ओके सर। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, तो ये तो समझ में आ गया सबको, फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट था, इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है different pigments from an extract of flower petals. Different pigments from an extract of flower petals. सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर जो ऑयल मतलब इंजन ऑयल होता है उसमें जो मेटल के पीसेस तो नीचे बैठ जाते हैं ना, हाँ, तो सर हम इसमें डीकेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए वो सारी चीजें आपकी ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि मैं इंजन ऑयल को कुछ इस तरह से डालूंगा दूसरे किसी कंटेनर में कि उसमें गलती से कोई छोटा छोटा मेटल पीस ना चला जाए। तो छोटा मेटल पीस का मैं ये बोल रहा हूँ कि मेटल पीस जो है ना वो पाउडर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गलती से जा भी सकता है दूसरे कंटेनर में। मैं ये चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ इंजन ऑयल जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करेंगे, तो छोटे से छोटा मेटल पीस भी अलग फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है तरीके सर। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो फिल्ट्रेशन ही है। ठीक है, अच्छा। Okay, sir. अनमोल बेटा तुम बताना, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। पहले ये बताओ पिगमेंट का मतलब जानते हो ना? सर क्रोमेटोग्राफी शायद। हाँ, क्रोमेटोग्राफी किस वजह से हम यूज कर रहे हैं, पहले ये बताइए पिगमेंट का क्या मतलब होता है? सर पेटल फ्लावर का पार्ट होता है। नहीं, पिगमेंट का मतलब पूछो, सिर्फ पिगमेंट का नहीं मालूम? सर जो फ्लावर के बीच में छोटे नहीं, आप लोगों को अच्छे से नहीं पता। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर के अलग अलग पार्ट्स, मतलब पिगमेंट का मतलब ये होता है कि कलर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, मतलब जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर के पेटल्स का हमने एक्सट्रैक्ट करा, मतलब उनको हमने क्रश करके और उनका हमने जूस निकाल दिया। अब जब उनका जूस निकाला तो हम देखेंगे कि फूलों की जो पत्तियां थी, फ्लावर की जो पेटल्स थी, उनमें से जो जूस निकला, वो जूस जो है वो अलग अलग कलर के मिक्सचर से बना है। तो वो जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना, उन्हीं कलर्स को हम बोलते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। जैसे सर क्लोरोफिल।
नहीं नहीं, क्लोरोफिल तो यार अलग चीज है। क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का पिगमेंट हो गया, मतलब ग्रीन हाँ कलर तो है ना। वही मैं क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो माना जाता है, हाँ कलर है, चलिए हाँ ठीक मैं है उसका एग्जांपल दे रहा था। हाँ हाँ और सर आप टेस्ट के रिजल्ट कब दोगे? भाई मेरे को अभी 4-5 दिन और लगेंगे, मैंने अभी तक चेक करना चालू नहीं करा। ठीक है सर। ठीक है ना, संडे को कुछ बच्चों ने मंडे तक भी करके भेजा था मुझे, बीच में एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कर नहीं पाया, अभी चेक थोड़ा टाइम लगता है करने में। ओके तो सर। आप 4-5 दिन मानकर चलिए लगेंगे। तो डिफरेंट पिगमेंट्स, जब मुझे कलर अलग अलग करने होते हैं ना, कलर अलग अलग मुझे फिल्टर आउट करने होते हैं, तो मैं उसमें बेस्ट मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। ये कौन बताएगा मुझे? आदित्य तुम बताओ। आदित्य बताओ, बटर फ्रॉम कर्ड, दही में से मक्खन को अलग निकालना है, बटर को अलग निकालना है, क्या तरीका अपनाएंगे? कल भी बताया था। सर सेंट्रीफ्यूगेशन। बिल्कुल सही, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम मेथड यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद अगला देखेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये मुझे बताइए प्राजक्ता, तुम बताओ बेटा, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को सेपरेट करना है, वाटर में से बाहर निकालना है ऑयल को, कैसे करेंगे? ऑयल फ्रॉम वाटर। डिस्टिलेशन। हाँ, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ऑयल यस फ्रॉम सर। वाटर। कोई और तरीका बताइए, सर मैं बताऊं? सर बताइए। फनल। सेपरेटिंग फनल, बिल्कुल बेस्ट मेथड है। आप लोग जानते हैं सेपरेटिंग फनल से कैसे अलग अलग करा जा सकता है ऑयल को, वाटर को? सर फिल्टर यस पेपर सर। लगा के। फिल्टर पेपर लगाकर, फिल्टर पेपर में सारा का सारा ऑयल आ जाएगा। धीरे सर धीरे धीरे स्टॉप धीरे, कॉक लगा के और उसको खोल देते हैं, हैवियर लिक्विड और लाइटर बिल्कुल बिल्कुल। लिक्विड। तो ऑयल फ्रॉम वाटर सेपरेटिंग फनल की हेल्प से अलग करा जा सकता है। अगला देखिएगा, ये प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है? प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? न्यासा आवाज आ रही है? यस सर। आप बताइए, बहुत आसान है। ट्री लीव्स फ्रॉम ट्री, ट्री लीव्स फ्रॉम टी। हैंड पिकिंग। क्या? हैंड पिकिंग। नहीं, ऐसा नहीं। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी का मतलब क्या हो गया? चाय, और चाय की Steaming. पत्तियां। अरे फिल्ट्रेशन भाई, जो घरों में चाय बनाते हैं, सर फिल्ट्रेशन। तो घरों में चाय बनाते हैं, चाय को क्या करते हैं? फिल्टर पेपर होता है ना, वो फिल्टर जो होता है, क्या कहते हैं उसको? छन्नी। तो छन्नी के थ्रू ही तो उसको डाल देते हैं उसमें, वो निकल जाता है पूरा। तो टी लीव्स को मुझे अलग करना है, तो सिंपल मेथड है तो फिल्ट्रेशन। समझ गए? यस सर। हाँ, वो जो बहुत बारीक बारीक जो मुझे पाउडर दिखाई देता है, जो चाय की जो पत्तियां होती हैं ना, जो टी लीव्स होती हैं, उन्हीं को ड्राई कर करके वो पाउडर की तरह की जो चाय की पत्ती है वो बनाई जाती है। तो टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय की पत्ती को अलग निकालने का प्रोसेस जो है वो सिंपल है, फिल्ट्रेशन। चलिए जी, इसके बाद आप बताएंगे, मेरे को कौन बताएगा अभी? आदित्य तुम बताना, नहीं अक्षत तुम बताना। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सैंड। हाँ, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, बताना अक्षत। सर क्या चीज? मैग्नेट। यस सर, बिल्कुल हैंड सही, पिकिंग। बिल्कुल सही, मैग्नेट। आयरन पिंस है, तो आयरन पिंस है और वो सैंड में, रेत है, रेत के अंदर बहुत सारी लोहे की छोटी छोटी पिंस हैं, वो मिक्स कर रखी हैं, तो उनको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका है कि आप मैग्नेट घुमा दें, तो जितना भी लोहा है
वो सारा का सारा मैग्नेट पर चिपक जाएगा और सैंड अलग रह जाएगा, लोहा अलग रह जाएगा। उसके बाद अलग है, अलग देखते हैं अगला जो मेथड है, इसमें व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ये आपको नहीं पता होगा। अगला है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम विनोइंग। हस्क। हाँ, तो ये मेथड हमने करा नहीं था, इसमें चैप्टर में था भी नहीं, तो इसका मेथड होता है विनोइंग। विनोइंग जो होता है, विनोइंग का मतलब क्या होता है कि उसको धीरे धीरे हाथ से ऐसे, वो एक बड़ा सा होता है उसके अंदर उसे हाइट से गिराते ऐसे ऐसे उसको गिराते रहते हैं हाइट सर से। हाइट से गिराते हैं जिससे वो एयर हाँ। प्रेशर सर, वो हवा से उड़ जाते हैं। हाँ, बस बस लाइटर आगे चले जाते हैं और हेवियर वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये विनोइंग हो गया। उसके बाद हमारा अगला है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। फाइन मड पार्टिकल्स सर, सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंडेड इन वाटर, बिल्कुल सही, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। मुझे ये सारे शब्द यूज करने हैं। क्या है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, ये चाय बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें मुझे कुछ वर्ड्स इन्होंने दे रखे हैं कि मुझे ये वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो देखिएगा, टेक अ फ्यू कप्स ऑफ वाटर इन अ पैन एंड हीट इट ऑन अ गैस बर्नर। टू द हॉट वाटर ऐड सम टी लीव्स एंड बॉईल। गर्म पानी में आप कुछ टी लीव्स को ऐड करेंगे और बॉईल करेंगे। द वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मैंने पानी के अंदर टी की लीव्स, चाय की जो पत्ती है, वो जो पाउडर होता है, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। The water acts as a solvent and extracts soluble substances from tea leaves, giving a dark brown mixture. तो वो क्या करता है कि उसमें से जो soluble substances होते हैं टी में से, टी की लीव्स में से जो soluble substance है, उसको वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, then add sugar to milk. Sugar is a solute which dissolves in hot water to form a solution. तो शुगर जो है वो एक सॉल्यूट होता है जो कि गर्म पानी में सॉल्यूट की तरह मिक्स हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है उसमें। आफ्टर बॉइलिंग फॉर सम मोर टाइम द मिक्सचर इज फिल्टर्ड थ्रू अ टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर बोलते हैं हम छन्नी को, कि उसको टी स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने मिक्सचर को फिल्टर आउट कर दिया। The prepared tea passes through the fine holes of the tea strainer and collects as a filtrate in the cup placed below. नीचे जो कप रखा हुआ है, हम जो छानते हैं ना, जिस भी चीज को हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जो नीचे मुझे सॉल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और छन्नी में जो बच जाती है चाय की पत्ती, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो हम ये बोलेंगे, द यूज्ड टी लीव्स बीइंग इनसॉल्यूबल। जो यूज्ड टी लीव्स हैं वो इनसॉल्यूबल है, मिक्सचर में घुलेगी नहीं क्योंकि वो ज्यादा फूल गई है, हार्ड हो गई है। बीइंग इनसॉल्यूबल कलेक्ट एज अ रेसिड्यू इन द टी स्ट्रेनर। वो टी स्ट्रेनर में रेसिड्यू की तरह इकट्ठी हो जाती है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो ये जो मैंने भेजा है आपको, आप देख लेना, इसमें बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ। ये मैंने पूरा पढ़कर सुनाया है आपको, तो ये आप एक बार पढ़ लेना इसको और आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया था कि आप लोग ना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं, ये आप अपनी स्कूल की नोटबुक में ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर कुछ बच्चे स्कूल की नोटबुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स कर चुके हैं, तो फिर आप लोगों को अपने नोट्स में अलग से करने की इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपके स्कूल में टीचर ने नहीं कराया है, तो जो मैंने आपको भेजा है, आप उसकी हेल्प से इसको अपना नोटबुक में कंप्लीट कर लेना इस चीज। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेंपरेचर्स। सर हाँ,
सर एक चीज पूछनी है बोलो सर, आप मैथ्स वाले पेपर के वो कब लोगे? क्या, डाउट सर, मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट्स था। जो मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया था वो हाँ मंडे को ले लूंगा, ठीक है ना, संडे तक मैं चेक कर दूंगा और मंडे को ले लूंगा। सर थर्सडे सर, कल तो वो करवाओगे आप साइंस, नहीं, कल तो मैथ्स कराऊंगा ना। तो मैथ्स कल ले लेना। कल मैं ट्रायंगल्स आगे कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा ना, जो ट्रायंगल्स का थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराते हैं। तो सर फ्राइडे को ले लेना। फ्राइडे को ले लेंगे, अगर कल कंप्लीट हो गया तो फ्राइडे को ले लेंगे। हाँ ये ठीक है, ओके। अच्छा, तो Pragya tested the solubility of 4 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. अब जरा देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे एक ना डेटा दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। उस टेबल की हेल्प से मुझे जो चार इन्होंने आगे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले ये टेबल बनाता हूँ मैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है ये मैंने ना आपके नोट्स में भी आपको दे रखा है, तो आप लोग उसको भी पढ़ के देखोगे तो आपको आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आइदर इन एनसीईआरटी या फिर उन नोट्स में जो मैंने आपको कल फोटो भेजी थी ना खींच के, अगर आप उसमें देख पा रहे हैं तो जरा देखिएगा, मैं टेबल बना रहा हूँ वैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है substances dissolved। ये है फर्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है पोटेशियम क्लोराइड, और फोर्थ है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इन्होंने इसकी ना सॉल्युबिलिटी दे रखी है। इधर दे रखी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर्स पर 283 केल्विन, फिर अगला दिया है 293 केल्विन, मतलब 10 केल्विन ज्यादा कर दिया, 293 केल्विन, फिर 10 केल्विन हमने और ज्यादा कर दिया 313 केल्विन, मतलब 20 केल्विन हमने ज्यादा कर दिया 313 केल्विन, फिर हमने 20 केल्विन और ज्यादा कर दिया 333 केल्विन, और फिर क्या करा, फिर से 20 केल्विन ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो अब हो गया 353 केल्विन। ये हो गया। अब देखिएगा, अब पोटेशियम नाइट्रेट वो 283 केल्विन पर उसकी सॉल्युबिलिटी है 21 ग्राम्स में 21 ग्राम्स 21 ग्राम्स हो गया। सॉल्युबिलिटी हमेशा ये निकलती है कि हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम कोई भी सॉल्यूट घुल जाएगा, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और सर ये कितने वाटर में होगा? 100 ग्राम बताता हूँ, 100 ग्राम पानी में कितना ये चीज घुल जाएगी। पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन टेम्परेचर अगर रखा जाए 283 केल्विन, वाटर का टेम्परेचर 283 अगर केल्विन रखा जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम घुल जाएगा 100 ग्राम वाटर में। ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है।
फिर अगर 293 केल्विन है तो कितना है 32, तो ये पूरी टेबल दे रखी है 21, 32, 62, 106 और 167 ये दे रखा है। ये है पोटेशियम नाइट्रेट का। फिर है सोडियम क्लोराइड नमक 36, 36, 36, 36, 36, 36 और फिर 37 और 37। मतलब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो भी 100 ग्राम पानी में सिर्फ 36 ग्राम ही नमक घुलेगा। 283 केल्विन पर भी 36 ग्राम घुलेगा, 293 केल्विन पर भी 36, 313 केल्विन पर भी 36 ग्राम। और आप टेम्परेचर अगर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बस 1-1 ग्राम नमक और घुल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, उससे ज्यादा वो नहीं घुलता। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसका है 35, 35, 40, 46, 54, 40, 46, 54। फिर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है 24, 37, 41, 24, 37, 41, 55, 66, 55 और 66। अब इसमें देखिएगा ए पार्ट में दिया है बेटा व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, मेरे को इस पर फोकस करना है। पोटेशियम नाइट्रेट जो पहला वाला दे रखा है, मुझे इस वाले पोर्शन पर कंसंट्रेट करना है, इस पर फोकस करना है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो वो बोल रहे हैं कि 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास 50 ग्राम पानी में घुल जाएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 100 सर ग्राम। 31। बिल्कुल सही, 100 ग्राम में 62 घुल रहा है, तो 50 ग्राम यानी कि उसके आधे में कितना घुलेगा 31 ग्राम घुलेगा। बताइए समझ में आ गया? यस सर। बताइए दिव्यांशी। नो सर। नहीं आया समझ में? ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ। ये जो दे रखा है ना 21, इस 21 का मतलब क्या है कि अगर वाटर को 283 केल्विन टेम्परेचर रखा जाए वाटर का, तो 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 293 केल्विन, तो उसी 100 ग्राम वाटर में, उसी 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 313 केल्विन है, तो क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। फिर 313 केल्विन पर 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाएगा। जब 100 ग्राम होता है तो 100 ग्राम में कितना है 62, तो 50 ग्राम में कितना होगा 100 का आधा कर दिया 50 हो गया 50 ग्राम, तो 62 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 31 ग्राम। बताइए समझ गए? पक्का चले आगे? यस सर। दिव्यांशी समझ में आ गया ना? तबीयत ठीक है अब? थोड़ी सी खराब है सर बाकी। चलिए जी अगला देखते हैं। बी पार्ट है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। यानी कि अब बात करी जा रही है, सेकंड पार्ट में बात करी जा रही है बेटा इसकी पोटेशियम क्लोराइड की। कि प्रज्ञा पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर बनाती है इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। वो सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख देती है, रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देती है। ठीक है। What would she observe as the solution cools? Explain. अब देखिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है सभी बच्चों को कि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस। मैं इधर लिख रहा हूँ, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसमें 273 ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 20,
तो 273 प्लस 20 कितना हो गया 293 केल्विन। ये बताइए समझ में आ गया? बताइए बेटा समझ में आ गया इतना कि रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर की 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में जब किसी भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसमें सिंपली 273 ऐड करना होता है। तो ये 293 केल्विन हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन्होंने बोला प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। तो प्रज्ञा एक पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाती है 353 केल्विन। तो 353 केल्विन पर 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है 54 ग्राम्स। ठीक है, तो अब वो कहती है कि मैंने अब सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दिया। कहाँ तक ठंडा होने दूंगी मैं उसको ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर तक। और रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर होता है 293 केल्विन, यानी कि 353 से घटते 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 उसका टेम्परेचर 293 पर आ जाएगा। तो 293 पर कितना रह जाएगी सॉल्युबिलिटी 35 ग्राम। तो उन्होंने पूछा व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करेगी? वो ऑब्जर्व ये करेगी कि पहले 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड वाटर 100 ग्राम वाटर में घुल गया था, लेकिन अब आपने उसको ठंडा कर दिया। तो अब 54 माइनस 35 कितना हो गया 40 माइनस 5 हो गया 9, 4 माइनस 3 19 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड will get removed as solid crystals, will get removed as solid crystals from the solution। बताइए जी समझ में कि 19 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जब वो ठंडा होने के लिए रख दिया तो बाकी का जो 19 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है वो उसमें से सॉल्यूशन में से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होकर एज सॉलिड क्रिस्टल सॉल्यूशन के ऊपर ऊपर आ जाएगा, ऊपर फ्लोट करने लगेगा, वो घुलेगा नहीं उसमें। समझ गए कि नहीं? मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, शुगर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल था कि जब शुगर सॉल्यूशन जब चीनी को घोला जाता है पानी में और गर्म कर देते हैं पानी को तो वो चाशनी बन जाती है, जो आपने देखा होगा जलेबी में जो होती है। तो अगर उस चीज को आप फ्रिज में रख देंगे तो एक व्हाइट 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 पाउडर जम जाता है चारों तरफ। वो व्हाइट पाउडर शुगर ही तो होती है, चीनी ही तो होती है। सर पाउडर नहीं बनता, स्लाइम सा कुछ बनता है। चलिए जो भी चीज बनती है तो वो जो चीज बनती है ना वो सॉलिड की फॉर्म में होती है और उसी को हम शुगर बोलते हैं। समझ गए? ओके सर। हाँ, तो इसी तरीके से वो 353 केल्विन पर था, उसको प्रज्ञा ने ठंडा किया ठंडा किया ठंडा किया, ठंडा करते करते रूम टेम्परेचर तक ले आई। तो अब सिर्फ 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ही डिसॉल्व हो पाएगा, 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ही डिसॉल्व हो पाएगा। बाकी का 19 ग्राम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सेपरेट आउट होकर उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा, घुलेगा नहीं वो पानी। समझ गए बच्चों इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ इसकी मैं फोटोग्राफ आप लोगों को भेज चुका हूँ। ये इतना है, ये वाला पेज है, ये वाला पेज है, एक बार आप पढ़ना। और इसके बाद आई थिंक एक पेज और है, नहीं बस इतना ही। हम यहाँ पर हैं अभी, हमने इतना इतना कर लिया है और हम यहाँ पर हैं अभी जहाँ पर मेरा फिंगर। और इधर वाला आप लोग पढ़ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप लोग एक बार खुद से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, बाकी कल करते हैं, कल मैथ्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर आप पेज नंबर 40 से फिर से भेज सकते हो? बेटा सर आप पेज नंबर 40 से फिर से भेज सकते हो? पेज नंबर 40 से क्या कर सकता हूँ? सर फिर से भेज देना एक बार। सर वो दूसरे फोन में था, वो खराब हो गया फोन। पेज नंबर, अच्छा नोट्स चाहिए? यस सर। पेज नंबर 40 से आगे के नोट्स ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जो नए वाला नंबर है उस पर भेज दूँ? यस सर।
हाँ ठीक है, भेज दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।